करते हैं आज टेंस की। टेंस मीन्स होता है आपका काल। टेंस मीन्स क्या होता है आपका काल होता है। अब यहाँ समस्या ये है कि कुछ लोग टेंस और किसको टाइम को यानी कि समय को एक ही कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्या बताते हैं? एक ही कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्या बताते हैं कि टाइम जो आपका टेंस है और जो आपका टाइम है, जो आपका टेंस है यानी कि काल है, जो समय है, ये दोनों क्या है? एक ही कॉन्सेप्ट हैं। ये दोनों क्या है? एक ही कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन मेरा मानना है कि टेंस और टाइम, मेरा मानना है कि जो आपका टेंस है और टाइम है, ये दोनों एक कॉन्सेप्ट न होकर के दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। दो यानी कि एक ना होकर के कितने कॉन्सेप्ट हैं? ये दो कॉन्सेप्ट हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब बात करते हैं कि ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, जो यानी कि मैं बता रहा हूँ कि टेंस और टाइम ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं कैसे? चलिए तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि जो टेंस होता है वो होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लैटिन भाषा के टेम्पस एक नाम से, टेम्पस नाम से या मीनिंग से इसकी किसकी उत्पत्ति हुई है? आपके टेंस यानी कि टाइम की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो लैटिन भाषा का जो ये शब्द है टेम्पर, इसका अर्थ होता है टाइम, और उसी से किसकी उत्पत्ति हुई है? हमारे टेंस की उत्पत्ति हुई है। तो फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो टाइम है और टेंस है, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज नॉट ओनली वन कॉन्सेप्ट, दिस इज आर टू कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं कि ये दोनों हैं कैसे। हमारे मन में ये डाउट है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट में यहाँ तो बता रहा हूँ कि जो टेम्पस है उसका उद्गमन यानी कि टाइम से हुआ है, और टाइम से ही किसका उद्गम हुआ है? टेंस का। तो फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि जो टेंस है आपका, जो टेंस है और जो टाइम है, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो अब जानते हैं कि ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं कैसे। तो देखते हैं कि जो हमारा जो टेंस है, ये हमारा जो टेंस है वो ग्रामर के अध्ययन के लिए, ग्रामर के अध्ययन के लिए लैटिन भाषा से लिया गया एक ग्रामेटिकल शब्द है। लैटिन भाषा से लिया गया एक के लिए क्या है? के लिए ग्रामेटिकल वर्ड है। केवल और केवल क्या है? ग्रामेटिकल वर्ड है। और अब हम बात करते हैं किसकी, कि जो है हमारे पास क्या है? टेंस। यानी कि ये टेंस है, ये दोनों। अब हम बात करते हैं किसकी? टेंस की। तो टेंस डिफरेंट कॉन्सेप्ट कैसे है? जो टाइम है हमारा, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट कैसे है? तो टाइम हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऐसे है कि टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है। टाइम क्या होता है? एक नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है। नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है। केवल केवल और केवल हमें इतना जानने की जरूरत है कि जो हमारा जो टाइम है, क्या है? हमारा जो टाइम है वो एक नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक, केवल और केवल प्राकृतिक होता है। हमारा जो नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है यानी कि टाइम होता है, वो केवल हमारा नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है, यानी प्राकृतिक कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है? आपका कोई भी भाग होता है, ठीक है? यानी कि उस प्रकृति का एक भाग होता है। क्या है हमारा? ये टाइम है। तो इसलिए अगर ऐसे नहीं समझ में आया होगा आपके, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं कि एग्जांपल है आपका, जैसे कि व्हीकल दिल्ली जा रहे हैं। व्हीकल दिल्ली
जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि वे दिल्ली जा रहे हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है, यानी कि वे दिल्ली जा रहे हैं, ये जो हमारा सेंटेंस है, इसको छोड़ करके, कल को छोड़ करके वे दिल्ली जा रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट को दर्शा रहा है, यानी कि वर्तमान को दर्शा रहा है, यानी कि वे कल दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि जा रहे हैं, तो क्रिया हमारी वर्तमान में होगी। लेकिन ये जो है कल, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि जो फ्यूचर, यानी कि इसमें जो नियम, यानी कि जो टेंस है, इस पर नियम, यानी कि जब ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा तो इस पर नियम जो अप्लाई होंगे, यानी इस पर जो नियम लागू होंगे वो होंगे आपके प्रेजेंट के। लेकिन ये पूरी तरह कॉन्सेप्ट किस में जा रहा है, इस कल की वजह से किस में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है। तो इसीलिए टेंस और टाइम का कोई भी मेल नहीं है, यानी कि टेंस और टाइम दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों ही क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब देखते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। यहाँ तक तो हमने ये क्लियर किया है कि टेंस और टाइम क्या है, टेंस और टाइम क्या है। अब हम बात करते हैं कि टेंस होता क्या है, यानी टेंस किसे कहते हैं। ज़्यादातर हमको बता दिया जाता है कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं बताता है कि रियलिटी में टेंस होता क्या है, टेंस किसे कहते हैं, यानी कि काल कहते किसे हैं। तो आइए देखते हैं टेंस। इसकी सिंपली और कॉमन डेफिनेशन होती है, अ टेंस may be defined as that from of a verb which indicates the time, the state of an action, या फिर और इवेंट। यानी कि अब इसे समझते हैं कि जो टेंस है वो डेफिनेशन के तौर से होता क्या है, कि ये होती क्या चीज है। तो अ टेंस यानी कि एक काल, डिफाइंड मीन्स परिभाषित, और मे बी मीन्स किया जा सकता है। मे मीन्स होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और बी इसमें इसलिए आई है क्योंकि, और बी पैसिव में जा रहा है क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर बी लग जाती है तो पैसिव में पहुंच जाता है, और पैसिव में जब जाएगा कि बी के जस्ट बाद ही हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो। किसका हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो, यानी कि अ टेंस एक काल, डिफाइंड मीन्स परिभाषित, मे बी मीन्स किया जा सकता है, एज दैट फ्रॉम ऑफ, यानी कि एज दैट फ्रॉम ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के उस रूप के रूप में, क्रिया के उस रूप के रूप में, विच मीन्स जो, इंडिकेट्स मीन्स दर्शाती है, विच मीन्स जो, इंडिकेट्स मीन्स दर्शाती है, द टाइम यानी कि क्रिया का समय, क्या दर्शाती है, यानी कि जो हमारा काल है उसे परिभाषित कैसे किया जा सकता है, यानी कि जो हमारी क्रिया है वो समय, यानी कि क्रिया का समय दर्शाती है कि जो क्रिया हमारी हो रही है उसका समय क्या है, उसका समय क्या है, कॉमा द स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी कि क्रिया की स्थिति, यानी कि हमने अभी देखा था कि क्रिया का क्या दर्शाती है, समय, और क्रिया की स्थिति यानी कि क्रिया किस स्थिति में है, क्रिया किस स्थिति में है, रुकी हुई है, कंप्लीट हो चुकी है,
या जारी रह रही है यानी कंटिन्यूसली हो रही है, और इवेंट यानी कि क्रिया की घटना क्या दर्शाती है, हमारी क्रिया की घटना, यानी कि क्रिया में जो घटना घटित हुई है वो किस समय हुई है। अब तो नॉर्मल डेफिनेशन है आपकी, जैसे काल को क्रिया के उस रूप में, क्रिया के उस रूप के रूप में दर्शाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, यानी कि क्रिया को, यानी कि काल को क्रिया के उस रूप के रूप में, यानी कि एज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, उस रूप के रूप में दर्शाया जा सकता है। किसे? काल को, विच मीन्स जो, यानी कि काल को क्रिया के उस रूप के रूप में दर्शाया जा सकता है जो क्रिया का समय, क्या? क्रिया का समय, क्रिया की स्थिति यानी कि स्टेट ऑफ एन एक्शन, क्रिया की स्थिति तथा घटना, यानी कि या घटना, यानी कि सिंपली है कि काल को क्रिया के उस रूप के रूप में दर्शाया जा सकता है, विच मीन्स जो, इंडिकेट्स मीन्स दर्शाती है या प्रदर्शित करती है, द टाइम यानी कि क्रिया का समय, द स्टेट ऑफ एन एक्शन यानी क्रिया की स्थिति, और या घटना यानी कि क्रिया की घटना को दर्शाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यहाँ पर जो मेन रोल है वो आपकी क्रिया का है, आपकी वर्ब का है, यानी कि आपकी एक्शन का है। जो कुछ भी आपका होगा वो आपके किसके अकॉर्डिंग होगा? इस वर्ब के अकॉर्डिंग ही होगा। इस वर्ब के अकॉर्डिंग हम पता कर पाएंगे कि हमारा जो टेंस है वो किस में है, यानी कि वर्तमान में है, भविष्य में है, या फिर आपका किस में है? पास्ट में है, यानी कि भूतकाल में है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर सिंपली बात की जाए, अगर सिंपली बात की जाए तो टेंस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? फर्स्ट होता है आपका टाइम ऑफ एन एक्शन। क्या होता है आपका? टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि क्रिया का समय। क्या होता है? क्रिया का समय। अब सेकंड कौन सा होता है आपका? द स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी कि क्रिया की स्थिति, क्रिया की स्थिति। अब ज्यादातर लोग कहते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि हमारे जो टेंस होता है, हमारे जो टेंस उसका है तो उसके तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन मेरे अनुसार टेंस दो प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है आपका? टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी क्रिया का समय। जब ये क्रिया का समय हमको यह बताता है कि किस, जो हमारी जो क्रिया है वो क्रिया किस में घटित हो रही है।
यानी कि वर्तमान में घटित हो रही है, या भविष्य में घटित हो रही है, या फिर हो रही है हमारी पास्ट में यानी कि भूतकाल में घटित हो रही है। और हम बात करते हैं द स्टेट ऑफ एन एक्शन यानी क्रिया की स्थिति की, क्रिया की स्थिति की। तो मेन चीज से एक सेंटेंस में केवल दो ही रूल अप्लाई होते हैं। पहला तो वो किस टेंस में है यानी कि किस काल में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। और उसके बाद दूसरा नियम कौन सा होता है कि जो उसमें जो क्रिया घटित हो रही है वो लगातार हो रही है, क्या लगातार हो रही है, या हो चुकी है, या फिर होगी, या फिर पहले हो चुकी थी। हम तो इतना जानते हैं कि फिलहाल में हम जो हमारे जो टेंस होते हैं यानी कि मेरे अनुसार जैसे मैंने पढ़ा है वैसे टेंस कितने प्रकार के होते हैं हमारे, दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइम ऑफ एन एक्शन और सेकंड होता है आपका द स्टेट ऑफ एन एक्शन। अब यहां से हम शुरू करते हैं कि यहां से इनके कितने कितने भाग होते हैं, यहां से कितने कितने भाग होते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, टाइम ऑफ एन एक्शन की। टाइम ऑफ एन एक्शन, तो अगर बात की है टाइम ऑफ एन एक्शन तो इसे ही कहते हैं आपके टेंस। इसे ही क्या कहते हैं, आपका टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे ही आपको, यानी कि इसका जो सेकंड नेम होता है इसका द टाइम ऑफ एन एक्शन, उसे ही क्या कहते हैं हम, टेंस कहते हैं यानी कि काल कहते हैं। अब कहते कैसे हैं, कहते कैसे हैं, तो यानी कि टाइम ऑफ एन एक्शन की जो मीन्स हिंदी होती है वो होती है क्रिया का समय। और क्रिया का समय हमने भी पढ़ा था कि काल को परिभाषित किया जाता है क्रिया के उस रूप के रूप में विच मीन्स जो इंडिकेट्स में दर्शाती, यानी कि जो क्रिया दर्शाती है किसका, क्रिया का समय, यानी कि एक क्रिया का समय दर्शाती है, यानी कि उस क्रिया का समय क्या है, यानी कि टाइम ऑफ एन एक्शन क्या है, यानी कि टेंस क्या है। तो तभी तुम्हें पता पड़ेगा कि टेंस किस में है, यानी कि प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है या पास्ट में है। तो यहीं पर देखते हैं। तो हम बात करते हैं कि टाइम ऑफ एन एक्शन की। तो टाइम ऑफ एन एक्शन के हमारे होते हैं यहाँ पर 3 पार्ट। कितने होते हैं यहाँ पर हमारे टाइम ऑफ एन एक्शन के होते हैं 3 पार्ट। फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस। क्या होता है हमारा पास्ट टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूतकाल। और थर्ड पर होता है हमारा फ्यूचर टेंस। क्या होता है हमारा फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। यानी कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं उसे हम, वर्तमान काल। और जो होता है हमारा पास्ट टेंस उसे हम क्या बोलते हैं, भूतकाल। और जो होता है हमारा फ्यूचर टेंस उसे हम बोलते हैं भविष्य काल। तो ये जो तीनों काल हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये आपके होते हैं किसके, टाइम ऑफ एन एक्शन के। किसके पार्ट होते हैं ये सभी, टाइम ऑफ एन एक्शन के पार्ट होते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, डायरेक्टली, नॉर्मल, तो टेंस के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन। अगर बात की जाए कि टाइम ऑफ एन एक्शन, इसका सेकंड नेम क्या होता है, टेंस। तो इसके कितने पार्ट होते हैं, तो इसकी अब बात करते हैं इसके पार्ट। तो इसके पार्ट होते हैं 3, फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड होता है आपका पास्ट और थर्ड होता है आपका फ्यूचर। तो अब इन्हें समझते हैं कि
यानी कि जो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है, ये होते क्या हैं, ये होते क्या हैं। तो यहाँ से इसे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभी जो बोला था ना कि स्टेट ऑफ एन एक्शन, एक हमारा टॉपिक क्या था, स्टेट ऑफ एन एक्शन। तो पहले हम उसे समझ लेते हैं कि स्टेट ऑफ एन एक्शन होता क्या है। क्या स्टेट ऑफ एन एक्शन यानी कि क्रिया की स्थिति। स्टेट ऑफ एन एक्शन यानी कि क्रिया की स्थिति। अब क्रिया की स्थिति की बात की जाए, अब नॉर्मली क्रिया की स्थिति की बात की जाए तो क्रिया की स्थिति हमारी कितने प्रकार की होती है। हमारी जो क्रिया की स्थिति होती है वो कितने प्रकार की होती है नॉर्मल। तो चलो बात करते हैं अपनी क्रिया की स्थिति के बारे में। क्रिया की स्थिति यानी कि स्टेट ऑफ एन एक्शन। तो नॉर्मली यहाँ तक मैं जानता हूँ वहां पर क्रिया की केवल और केवल 2 पार्ट होते हैं, वो केवल 3 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? केवल 3 ही पार्ट होते हैं। पहला आपके हैबिट में जो क्रिया आती है, किसमें आती है? आपके हैबिट में। किसमें आती है? आपके हैबिट में क्रिया होती है यानी कि हैबिचुअल एक्शन। क्या होती है वो? हैबिचुअल एक्शन। और इसका मतलब होता है कि आप जो कार्य सप्ताह में, 2 दिन में, 1 दिन में करते रहते हो, यानी कि उस कार्य को आप करते हो। जैसे आप खाना खाते हो तो खाना, नॉर्मली बात है कि आप जब खाना खाते हो तो दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार खाते हो, तो यानी कि वो एक तरह से आपकी हैबिचुअल यानी कि हैबिट के रूप में बन चुका है। हैबिचुअल एक्शन हो चुकी है, वहां पर आपकी जो क्रिया है वो हैबिट के तौर पर अपनाई जा रही है। और जो होती है आपकी सेकंड, तो सेकंड कौन सी होती है? सेकंड होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस। कौन सी होती है? कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम कॉन्टिन्यूअसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम कॉन्टिन्यूअसली। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअसली मीन्स होता है लगातार। क्रिया यहाँ पर जो मेन रोल निभाती है वो होती है आपकी कॉन्टिन्यूअसली यानी कि लगातार। अब इसका अर्थ क्या होता है कि लगातार का मतलब क्या हुआ कि वो सभी क्रियाएं, इसका मतलब होता है कि वे सभी क्रियाएं जिन क्रियाओं को आप करते जा रहे हो, यानी कि कर रहे हो बिना गैप किए, थोड़ी सी भी बिना प्रतीक्षा किए, आप उस कार्य को लगातार करते जा रहे हो। जैसे कि यहाँ हो आप अभी, और यहाँ है आपकी जो मंजिल है, यहाँ पर है क्या है? आपकी मंजिल। अब यहाँ से आप लगातार कंटिन्यूअसली चलना स्टार्ट करोगे, तभी आप कहाँ पर पहुंच जाओगे? अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे। कहाँ पर पहुंच पाओगे? अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे। यहाँ पर है आपका एम है, जो आपकी मंजिल है, आपका एम है, वो इस जगह पर है। और आप यहाँ से चलना कंटिन्यूअसली करोगे, तभी तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे। कहाँ? तभी तो आप अपनी इस मंजिल पर पहुंच पाओगे, इस गोल को अचीव कर पाओगे। और जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आप पहुंच पाओगे? इम्पॉसिबल है, नहीं पहुंच पाओगे। तो यानी कि जो क्रिया यहाँ से और यहाँ तक आपको जाने में लगातार हो रही है, यानी कि यहाँ से आप यहाँ तक लगातार जा रहे हो, वो क्रिया ही अब क्या कहलाती है? लगातार, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली कहलाती है। अब बात करते हैं जो मैंने थर्ड बताई है आपकी, वो कौन सी क्रिया होती है जो थर्ड नंबर पर होती है हमारी, वो क्या होती है? तो वो होती है परफेक्ट। क्या होती है? परफेक्ट मीन्स होल। अब हैबिचुअल में हो गया हमारा कि जो हमारी रूटीन में बन जाती है वो होती है हैबिचुअल, यानी हैबिट के रूप में।
और दूसरी होती है हमारी कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअसली, जो हमारी लगातार जारी रहना के लिए प्रयोग की जाती है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट मीन्स होता है, क्या होता है, पूर्ण होता है। परफेक्ट मीन्स क्या होता है आपका, पूर्ण होता है। तो ये क्या चीज होती है, तो अब बात करते हैं कि ये पूर्ण होती है, वो होती है आपने यहाँ से अभी यहाँ नीचे थे और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, तो जो आपने काम लिया था, यानी कि आपके वो जो काम दिया गया था वो आपने क्या कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है, यानी कि पूर्ण कर लिया है। आपने जो अपना एम था वो आपने अचीव कर लिया है। और जब आप काम को अचीव कर लेते हो तो वो क्रिया आपकी पूर्ण होती है, यानी कि आप किसी भी कार्य को किसी भी समय में पूर्ण कर देते हो तो वही क्या होती है, परफेक्ट होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण कहते हैं। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। ये तो होती है यहाँ पर स्टेट ऑफ एन एक्शन के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, हैबिचुअल एक्शन, कंटिन्यूअसली और परफेक्टली, या फिर परफेक्ट बोल दो या फिर नॉर्मली परफेक्टली बोल देते हैं, परफेक्टली बोल देते हैं। आप चाहो तो परफेक्ट बोल सकते हो, आप चाहो तो परफेक्टली भी बोल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके किसकी, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो टेंस थे उनकी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपकी कौन सा आता है, प्रेजेंट टेंस। कौन सा आता है आपका, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है हमारा, यानी कि जो वर्तमान काल होता है, क्या होता है, वर्तमान काल होता है। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस मींस क्या होता है हमारा, वर्तमान काल। अब ये वर्तमान क्या होता क्या है, हमें तो यही भी नहीं पता कि वर्तमान क्या होता है। तो वर्तमान वो होता है कि वर्तमान में उपस्थित आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देख सकते हो और उसे पकड़ सकते हो, छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, एवं जो स्मेल होती हैं आपकी, जो स्मेल होती हैं, जो आपकी सुगंध होती हैं, उन्हें आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हो, अपनी नोज द्वारा सूंघ सकते हो, सूंघ सकते हो प्रेजेंट में। जब सपोज कीजिए कि अभी मैं हूं यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप कंटिन्यूअसली सुन रहे हैं। तो ये काम तभी संभव है, यानी कि आप मेरे सामने उपस्थित होंगे, यानी कि आप मेरे सामने उपस्थित होंगे। और जब तक आप मेरे सामने उपस्थित नहीं होंगे, यानी कि वर्तमान में मेरे सामने उपस्थित नहीं होंगे, तब तक आप मुझे कैसे देखोगे या फिर मेरी बातों को सुनोगे। तो यही होता है, क्या होता है हमारा प्रेजेंट, यानी कि आंखों के सामने ही उपस्थित क्या होता है हमारा, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट टेंस कहलाता है, यानी वर्तमान काल होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारा जो प्रेजेंट टेंस है ये कितने प्रकार का होता है, ये नॉर्मली कितने प्रकार का होता है। तो ये नॉर्मली होता है आपका 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है आपका, नॉर्मली 4 प्रकार का होता है। कौन से, पहला होता है इंडेफिनिट, इस, और दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड कौन सा होता है आपका, परफेक्ट। और आपका जो लास्ट एंड फोर्थ होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो इंडेफिनिट होता है वो इसका भाग होता है, प्रेजेंट टेंस का भाग होता है। तो ये भी इंडेफिनिट होगा, यानी कि इंडेफिनिट टेंस होगा। तो किसका होगा, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट होता है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यही भाग ये कंटिन्यूअस है, वो किसका है, प्रेजेंट का है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
और यही भाग जो परफेक्ट है वो आपका किसका है, प्रेजेंट टेंस का है। तो यही भी किसका कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। और अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो ये भी आखिर में किसका भाग है, हमारा प्रेजेंट टेंस का। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इनको समझते हैं कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये होते क्या हैं। यानी कि जो हमारा जो पहले हमने जाना था कि टेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन। अब हमने जाना कि टेंस और जो टाइम ऑफ एन एक्शन है वो कितने प्रकार का होता है, हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और होता है फ्यूचर टेंस। और अब हम बात करते हैं किसकी, स्टेट ऑफ एन एक्शन की। स्टेट ऑफ एन एक्शन हमारा कितने प्रकार का होता है, जो हमारा स्टेट ऑफ एन एक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो भी 3 प्रकार का बताया था। कौन सा, हैबिचुअल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट यानी परफेक्टली। अब हम बात करते हैं जो टाइम ऑफ एन एक्शन में जो प्रेजेंट टेंस था हमारा, प्रेजेंट टेंस था हमारा किसमें, प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन में। किसमें था हमारा, टाइम ऑफ एन एक्शन में। तो अब उसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहला होता है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए आइए इनको देखते हैं। तो इंडेफिनिट मींस क्या होता है, इंडेफिनिट मींस क्या होता है, एक एक करके इन सभी को पूर्ण गहनता से देखते हैं कि ये आखिर में होते क्या हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस, इनको देखते हैं कि ये होते क्या हैं। इंडेफिनिट टेंस, इसकी हिंदी होती है, वो होती है आपकी अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होती है, अपूर्ण वर्तमान काल। इंडेफिनिट यानी डेफिनेट मीन्स होता है, यहाँ पर देखिए आप डेफिनेट, ये खुद में दर्शा रहा है डेफिनेट, डेफिनेट होता है यानी कि पूर्ण, यानी कि पूर्ण रूप से। क्या होता है हमारा, डेफिनेट मीन्स क्या होता है, पूर्ण रूप से। अब डेफिनेट में हमने आगे क्या लगा दी, इन, तो इसका जो मीन्स निकला अब अपूर्ण। इंडेफिनिट मीन्स अपूर्ण यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। तो ये जो अपूर्ण वर्तमान काल होता है ये नॉर्मली एक वाक्य में होता क्या है, नॉर्मली एक वाक्य में होता क्या है कि हम समझना चाहें तो क्या होता है, तो ये होते हैं आपके हैबिचुअल सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं, हैबिचुअल। ये होता है आपका हैबिचुअल टेंस। क्या होता है आपका हैबिचुअल टेंस, यानी कि आपकी जो क्रिया है, आप जिन क्रियाओं को रोजाना करते रहते हो, यानी कि उन क्रियाओं को आप बार बार दोहराते हो, वही होती है हैबिचुअल टेंस। जैसे अब प्रेजेंट हम यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो इसका जो अर्थ होता है यानी कि इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो डेफिनेशन होती है ता है, कोमा ती है, कोमा ते है। केवल 3 वाक्य ध्यान दीजिएगा, ता है, ती है, ते है, और एक वाला लास्ट ता हूं। क्या है, ता हूं। आदि शब्द, आदि शब्द ये जो है ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ये जो सभी हैं, ये जो 4 शब्द हैं कौन कौन से हैं, ता है, ता, ती है, ते हैं, ताहू। आदि शब्द वाक्य की, आदि शब्द वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में आते हैं।
आदि शब्द वाक्य की क्रिया के अंत में आते हैं। कौन कौन से हैं वो जो शब्द हैं, आदि शब्द हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? एक तो है ता है, दूसरा है ती है, और तीसरा है ते है, और चौथा है हमारा ताहू। यानी कि ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द वाक्य की क्रिया के किसके अंत में? क्रिया के अंत में आते हैं। किसकी? क्रिया के अंत में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह अपने लिए चाय बनाती है, चाय बनाती है। यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट है हमारा कि ता है, ती है, ते है, ताहू। तो ती है और बनाना होती है क्रिया। किसी चीज को बनाने के लिए जो क्रिया है, यानी कि वह इसमें लड़की है, जो सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि जो करता है, जो हमारा जो करता है वो बना किसे रहा है, यानी कि बना रहा है किसे? चाय को। यानी कि ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारी क्रिया बनाना। केवल इसमें क्या है? हमारी क्रिया। और जो सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो जो लड़की है, जो वह लड़की है, वो किसे बना रही है? चाय को। तो जो बना रहा है, जो बना रही है, वो क्या है? सब्जेक्ट है। और जो उसके द्वारा जो कर्म किया जा रहा है वो क्या है? चाय है। और जो है उसके बीच का प्रोसेस, उसे क्या है? वो बनाना। तो नॉर्मली बात है कि प्रत्येक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि किस सेंटेंस से रिलेटेड कर रहा है। हम बात करते हैं कि ता है, ती है, ते हैं। तो इसमें है ती है, यानी कि वह के साथ क्या रहा है? ती है। तो नॉर्मली है कि यहाँ से हमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट ये सेंटेंस बता रहा है कि ये जो सेंटेंस रिलेटेड कर रहा है वो किससे कर रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। यानी कि नॉर्मली बात है। अब हम बात करते हैं कि हैबिचुअल सेंटेंस कैसे होते हैं। तो हैबिचुअल सेंटेंस इसमें देखिए, वह अपने लिए चाय बनाती है, यानी कि चाय बनाना उसके लिए एक हैबिट के रूप में बन चुका है। यानी कि जो चाय बनाने की आदत है उसके लिए डेली के रूटीन में आ चुकी है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? हैबिचुअल सेंटेंस टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबिचुअल टेंस। अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ तक तो जानते हैं कि वह अपने लिए चाय बनाती है। तो प्रत्येक, अब बात करते हैं कि इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाए। तो प्रत्येक सेंटेंस को, यानी कि हर किसी सेंटेंस को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसके प्रॉपर नियम पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? आपको प्रॉपर नियम पता होने चाहिए। विदाउट रूल्स यू कैन डू नथिंग। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो बिना नियम के, यानी कि बिना किसी क्रिया के आप कोई भी कर्म नहीं कर सकते हो। यानी कि आपको हर उस कर्म को पाने के लिए कोई न कोई क्रिया करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि वो रूल कौन से हैं जिनसे ये जो टेंस है, जो हमारा ये जो सेंटेंस है, वो हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगा, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रूल वो कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं रूल? तो फर्स्ट है आपका, नॉर्मली देखिए रूल, यानी कि हमारे जो एक पर्सन है, कौन कौन से हैं? ही, सी या किसी का नेम हो, ही, सी या किसी का नेम, प्लस इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि V1 अर्थात यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अब ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें
एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्या है, ये है हमारा ही सी या किसी का नेम, ये हमारे एक वचन करता है। तो इनके साथ इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं, यानी कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अभी हमारी जो चाय बनाना की जो क्रिया होती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, वो भी किसके साथ, एक वचन कर्ता के साथ। और किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब यहां से बात करते हैं कि ये जो है एस या ई एस के बाद क्या आएगा, तो एस या ई एस के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इस नियम के अनुसार, इस रूल के अनुसार हम इसे बना के देखते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस दे रखा है हिंदी में, इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो हम बात करते हैं कि वह बनाती है, तो लड़की है, सिंपली है, लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी। अब यहां तक हो गया कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन करता हो गया। अब देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बनाना, यानी कि मेक, मेक। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है, एस या ई एस आती है, क्या आती है, एस या ई एस आती है। तो एस या ई एस कैसे लगाएं, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि एस कहाँ लगाना चाहिए और ई एस कहाँ लगाना चाहिए। तो एक्स ओ सी एच एस एच कोमा एस, ये आपके 5 वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, आपके 5 वर्ड होते हैं, ओ एक्स सी एच एस एच और एस। अगर ये आपकी जो क्रिया होती है, क्या होती है, आपकी जो क्रिया होती है, जो मेन वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, उसी के लास्ट में, यानी कि ये जो है इसमें ई है, ई है, तो यानी कि एक्स ओ सी एच एस एच और एस, अगर ये 5 शब्द, यानी ये 5 वाक्य शब्द आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जो मीनिंग है, जो एक्शन है, उसके लास्ट में आए, यानी कि एम ए के ई, यहाँ पर आ रही है ई, तो ई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एच नहीं आ रही है, ओ भी नहीं आ रहा है, सी एच भी नहीं आ रही है, एस एच भी नहीं आ रही है और एस भी नहीं आ रही है। अगर ये हमारे वाक्य आए तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं। अगर ये नहीं आए तो हम कुछ सिंपली कुछ नहीं लगा के केवल क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं। अब हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उसके, यानी कि जो लड़की है उसके द्वारा कर्म किया जा रहा है, चाय बनाई जा रही है। तो शी मेक्स द टी, क्या है, टी, यानी कि वह बनाती है चाय, वह क्या बनाती है, चाय। अब किसके लिए, अपने लिए। ये क्या है हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या है इसमें, वो अदर वर्ड है, क्या है, अदर वर्ड। तो अपने लिए, अपने लिए, तो लड़की के साथ अपने लिए लगाते हैं फॉर, और खुद के लिए जो अब चाय बना रही है वो खुद के लिए तो बना रही है, स्वयं के लिए बना रही है, तो सी के संग हर सेल्फ, हर सेल्फ, यानी कि वह बनाती है चाय, फॉर के लिए, खुद के लिए, यानी कि अपने लिए, अपने लिए, वह अपने लिए चाय बनाती है। अगर हम यहाँ से बात करें, ये तो है हमारा कौन सा रूल है, ये है हमारा फर्स्ट रूल है, केवल क्या है, फर्स्ट रूल है। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल कौन सा है, सेकंड रूल कौन सा है, सेकंड रूल है आपका कौन सा, प्लूरल वाला, यानी कि बहुवचन वाला। वो होता है आपका
आई वी यू दे। ये चार शब्द, ये चार वर्ड किस में आते हैं? आपके बहुवचन में आते हैं। किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। प्लस इनके बाद यानी कि आई वी यू दे, इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं कि अभी हमने ही सी या किसी के नाम के साथ यानी कि एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाई थी? एस या एस लगाई थी। क्या लगाई थी? एस या एस लगाई थी। लेकिन अब बात करते हैं बहुवचनकर्ता की। ये क्या है? हमारे बहुवचनकर्ता, बहुवचनकर्ता है। तो क्या इनके भी साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आएगी? यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इनके साथ भी क्या आएगी? एस या एस आएगी? तो नहीं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं आएगी। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जस्ट बाद क्या आता है? इनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या आता है? अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, वे तुम्हें यहाँ बुलाते हैं। वे तुम्हें यहाँ बुलाते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि ये जो हमारा सेंटेंस है, वे तुम्हें यहाँ बुलाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, तो वाक्य शब्द वाक्य की क्रिया के अंत में आते हैं। तो देखते हैं कि वाक्य की क्रिया के अंत ता है, इनमें से कोई भी शब्द आ रहा है या नहीं। तो बुलाते हैं, ते हैं, और बुलाना ये क्या है? क्रिया है। तो जरूर है कि यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस लिखा है कि तुम्हें यहाँ बुलाते हैं, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो अब इसे रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि ये बनेगा कैसे? इंग्लिश से वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होगा, यानी कन्वर्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट वे यानी कि दे। अब प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन सब्जेक्ट के बाद क्या लेके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बुलाना की क्या होती है? कॉल। ये डबल है कॉल। अब इसके बाद ना तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये सारी है और ना ही कुछ आ रहा है। तो अब सिंपली बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हुआ? तो यानी कि वह हमारा वे हमारे सब्जेक्ट है और बुलाना हमारी हो गई क्रिया यानी कि वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब बात करते हैं कि उसके द्वारा जो कर्म घटित हो रहा है वो क्या हो रहा है? उससे बोला तुम्हें बुलाना, यानी कि वो बुला किसे रहा है? तुम्हें। तो दे कॉल यू, वे, दे मीन्स वे, कॉल मीन्स बुलाते हैं, यू मीन्स तुम्हें, और ही हियर मीन्स यहाँ, यानी वे तुम्हें यहाँ बुलाते हैं। सिंपली बात है कि जब तक हम किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, जब तक हमें ये नहीं पता हुआ कि किस टेंस में कौन सा रूल अप्लाई होता है, यानी किस टेंस में कौन कौन से रूल लगते हैं। इसीलिए एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। कहीं पर भी यही ये नहीं है कि यहाँ पर ही पढ़ें, जहाँ कहीं भी पढ़ें अपने टीचर से हर एक उस शब्द के बारे में पूछें, हर उस एक वाक्य के बारे में पूछें जिसमें आपको थोड़ी सी भी डाउट हो, यानी थोड़ा सा भी शक हो कि ये यहाँ पर कैसे आया, तो आया क्यों, क्या, क्यों, कब, ये रीजन होते हैं। यानी कि जब तक आप अपने टीचर से या किसी से गुरु से, जब तक आप अपने टीचर से या गुरु से किसी के बारे में क्वेश्चन नहीं करेंगे, किसी के बारे में कुछ पूछेंगे नहीं, तब तक वो आपको कुछ भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए मेरा तो यही कहना है जितना हो सके अपने टीचर से पूछें कि ये यहाँ पर हर चीज के आने का कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है, और उसी कारण को आपके जो टीचर हैं उसे आपको सॉल्व करके देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेगेटिव के पार्ट के साथ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव पार्ट के साथ।